जैसे कि मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है, व्हेन एम्पायर्स राइज एंड फॉल, राइट? तो जब एम्पायर्स राइज होते हैं और जब एम्पायर्स फॉल होते हैं, तब गोल्ड हाउ गोल्ड एक्चुअली रिएक्ट्स देन, एंड देन टू कवर अप दैट बबल दे स्टार्ट प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ डेट, मतलब कि मिजरी पे मिजरी होती जाती है, एंड दैट्स हाउ एम्पायर्स एक्चुअली फेल। द सिमिलर पैटर्न वी सॉ इन द ब्रिटिश एज वेल। Are you trying to hint that the empire of US has started falling and the reason could this also be the reason कि जो हम काफी chaos देख रहे हैं, पर ये जो ट्यूलिप मैंने आपने बताया वो हमने अभी तक हमारे दर्शकों के साथ शेयर नहीं किया है, तो थोड़ा ट्यूलिप मीनिया के बारे में बताइए। तो इज देयर अ सिमिलरिटी बिटवीन द राइज ऑफ ट्यूलिप एंड द राइज ऑफ गोल्ड? आई डोंट थिंक सो, मतलब कि ओके। टुलिप वाज जस्ट टेम्पररी। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आज जो जो यूएस है वो अपने डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, दैट इज मोर देन द डिफेंस स्पेंडिंग, मतलब कि डिफेंस के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ रहे हैं। इंडिया सेकेंड रैंक पर आता है, इंडिया से ज्यादा गोल्ड का कंजम्पशन चाइना करता है। सो एज आई सेड कि नेक्स्ट लीडर कौन होगा? सो लीडर इज समवन हु हैज एवरीथिंग, और करंटली तो मैं सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही देख रहा हूँ कि दे आर लीडिंग इन एवरीथिंग। कौन कहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड? भैया अभी तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही ग्लिटर कर रहा है। और हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हैं उन्होंने 40 दिन का नहीं, 40 साल का नहीं, पर 400 साल का गोल्ड का इतिहास पढ़ा है। उनका जो रिपोर्ट है द एम्पायर्स राइज एंड फॉल, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस रिपोर्ट में से कुछ कुछ ट्रांसक्रिप्ट आज वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव पवाशे, द रिसर्चिस्ट with us on Pratna's Fuel. स्वागत है आपका ध्रुव सर। Thank you so much, Pratna ma'am, for inviting me. It's very pleasure to come on this show. So pleasure is all mine. थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये समझने के लिए कि what led you to go back to 400 years? क्यों 400 साल? So Pratna ma'am, जब भी लोग गोल्ड को पढ़ते हैं तो दे कंपेयर द गोल्ड विद द लास्ट 10 years या फिर लास्ट 20 years ऑफ हिस्ट्री, एंड दे से कि व्हेनेवर गोल्ड हैज रोज इन लास्ट 10 और 20 years, उसके कुछ साल तक वो स्टेगनेंट ही रहा है, कि मतलब देयर हैज बीन अ स्पाइक फॉर अ फ्यू years और उसके बाद 5-6 साल तो उसने रिटर्न्स ही नहीं दिया। देन आफ्टर दिस रैली Correct. क्वेश्चंस वर इन एवरीवन्स माइंड कि अब क्या करना है, अब तो गोल्ड का फ्यूल इज ओवर, राइट? Correct. तो अब क्या करना है? तो इसी के लिए आई वेंट बैक टू द 400 years. सो नॉर्मली कंपनीज, व्हेन वी स्टडी कंपनीज का साइकिल इज 20 to 50 years maximum actually, but gold has been with us from the decades, not even decades, from even centuries actually. Correct. Correct. So why not study the whole back of the centuries के पहले जब भी ऐसी situations हुई थी तब गोल्ड ने कैसा रिएक्ट किया था? आई बिलीव अभी हम जो स्टेज पे है, वी आर ऑन द कस्प ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है, व्हेन एम्पायर्स राइज एंड फॉल, राइट? तो जब एम्पायर्स राइज होते हैं और जब एम्पायर्स फॉल होते हैं, तब गोल्ड हाउ हाउ गोल्ड एक्चुअली रिएक्ट्स देन, मतलब जब हमने पहले मेरी रिपोर्ट में मैंने स्टडी किया है कि व्हेन डच रोज एक्चुअली, फिर जब डच का जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ, देन हाउ गोल्ड हैज रिएक्टेड। सिमिलरली जब ब्रिटिश आ गया, एवरीवन वाज थिंकिंग कि ब्रिटिश इज गोइंग नोवेयर, ब्रिटिश इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड फॉर ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज, बट ऐसा कभी नहीं होता है। देयर इज अ साइकिल इन एवरीथिंग। तो ये साइकिल को पढ़ने के लिए ही आई वेंट बैक टू 400 years और पूरा उसको स्टडी करके आई ब्रिंग इट ऑन द वन चार्ट कि व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। So Wow. when you study 20 years, gold will always you will always see gold as a volatility. But when you study gold for the 400 years, you will see a rhythm actually. So yes, that was the reason I went back to 400 years. आई एम अ म्यूजिक लवर और जैसे ही आपने रिदम बोला तो कुछ कुछ रिदम मेरे कानों में भी गुनगुना रही है। क्या हुआ था 400 साल? So there is a very famous book of Ray Dalio, जहाँ पे उन्होंने एक बिग साइकिल के बारे में कहा है। सो हाउ दिस बिग साइकिल एक्चुअली वर्क्स, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस है। सो वेन एवर देर इज एन एम्पायर हु रोज, जब भी मतलब हिस्टोरिकली हमने देखा है कि देर हैज बीन अ वॉर, जो भी वॉर में जीत जाता है, देयर एम्पायर स्टार्ट बिल्डिंग अप। सो द सिमिलर पैटर्न हैज हैपेंड। अगर हम 1600 की बात करें, सो डच वर इन पावर, डच वाज लीडिंग एवरीवेयर। इफ यू वांट टू डू अ ट्रेड, डच के पास सब कुछ था। इफ यू थिंक अबाउट द इनोवेशन, डच हैड एवरीथिंग। सो डच वाज लीडिंग इन एवरीथिंग, कि डच के पास सब कुछ था। इफ यू वांट एनीथिंग, यू हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम डच। उसकी वजह से सिमिलर टू यूएस डॉलर्स, जैसे कि आज हम यूएस डॉलर्स यूज कर रहे हैं, एट दैट टाइम पीपल हैड नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डच करेंसी विच वाज गिल्डर।
अगर आपको डच के साथ ट्रेड करना है तो यू हैव टू ट्रेड इन गिल्डर। एंड सिमिलर पैटर्न हमने ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरीज देखा है कि व्हेन डच वाज इन पावर, जैसे कि लोगों ने गिल्डर एक्सेप्ट किया, बट सिमिलरली जैसे जैसे कि जैसे जैसे साल गुजरते गए, डच थॉट कि दे हैड एवरीथिंग, कि हम्म, हमें तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। correct. बट देन केम अ फेज के जहाँ पे डच स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन very unusual things कि मतलब कि we will also talk about the first ever biggest bubble that happened in the economy, which was tulip mania। तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो जब भी एम्पायर्स के पास बहुत पैसा आ जाता है, सो देट स्टार्ट स्पेंडिंग लाइक क्रेजीली। कुछ जगह जहाँ पे हमको नहीं खर्चा करना चाहिए, वहाँ पे भी दे स्टार्ट स्पेंडिंग, एंड देन इट क्रिएट्स अ डेट। एक बबल बनना शुरू हो जाता है। And then to cover up that bubble, they start printing a lot of money, they start taking a lot of debt, मतलब कि misery पे misery होती जाती है, and that's how empires actually fail। The similar pattern we saw in the British as well, कि British का भी this when they took over the Dutch, their situation was very similar on how Dutch started। They were very big on trade, they were very big on innovation, they had everything, but they did a similar mistake which Dutch did। And now we are noticing that similar mistake even US is doing। So we saw the rise of US, but we are very close that US empire has started to fall। Okay. So yes। और जब एम्पायर का फॉल स्टार्ट होता है और जो पैटर्न आप बता रहे हो कि जो रिपीट हो रहा है, वेरिन वन ऑफ द पॉइंट व्हिच यू पॉइंटेड आउट इज दैट डेट उनका बढ़ता है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो डेट रेशियो है वो यूएस का माइंड बॉक्स। Right। सो सिमिलर पैटर्न वी आर एबल टू ऑब्जर्व विद द यूएस। तो आर यू ट्राइंग टू हिंट दैट द empire of US has started falling and the reason could this also be the reason कि जो हम काफी chaos देख रहे हैं कि मैं chaos इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ ध्रुव बिकॉज देर इज नो रैशनैलिटी। आज उठकर यूएस कहता है कि भैया ना ये परसेंटेज टैरिफ हमको लगाना, कल उठकर वो उसको चेंज कर देगा, Right। परसों उठकर वो वापस से और कुछ बोलेगा। तो टैरिफ लगाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग chaos इज कि कहीं पर ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही श्योर नहीं है दैट व्हाट दे वांट फ्रॉम द अदर कंट्री। सो कनाडा पर भी हमने रिसेंटली देखा कि अभी वापस से ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि चलो अब और 10% हमको लगाना है। सो इसको chaos कह सकते हैं ना, Right, absolutely, है हम ना? इसको chaos कह सकते तो हैं। ये chaos जो है वो हर बार हमें हिस्ट्री में भी दिखा है। हर बार ये ऐसे ही आई थिंक ऐसे ही एम्पायर्स फॉल होते हैं। व्हेन देयर मिस्टेक्स गेट स्टार्टेड पाइलिंग अप, उनकी मिस्टेक्स और ना और बढ़ती जाती है, फिर वो अपनी और मिस्टेक्स को कवर अप करने के लिए और मिस्टेक्स करेंगे। दे स्टार्ट एक्चुअली फंबलिंग कि अब करना क्या है। दे आल्सो डोंट हैव एन क्लैरिटी। नो वन वांट्स कि देयर एम्पायर शुड फॉल, राइट? इवन वी सॉ दैट निक्सन जब एग्रीमेंट आया था, ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट जब आया था, व्हेन निक्सन सेड कि वी आर delinking our currency from the gold। So that was an attempt to कि हमको fall नहीं होना है। US don't want to fall, but I don't think कि अब उनके पास there is any option। So they are still struggling with finding an option कि अब हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। So that's why we are seeing a lot of unclarity in the US mind कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, and even the whole world has realized कि now US don't have any option। The power that US had back 20, 30, 40, 50 years is no more long, no more long। तो अब वही क्वेश्चन सबके माइंड में है कि यूएस क्या करेगा, यूएस के माइंड में भी है वो क्या करेंगे। सो दिस इज व्हाई वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ ट्रबल एंड लॉट्स ऑफ chaos which you mentioned। अगर आपको ब्रिटन वुड एग्रीमेंट क्या है वो ज्यादा जानना है तो यहाँ पर हम एपिसोड का लिंक शेयर कर रहे हैं। यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट दैट सो दैट अभी हम जो बात करेंगे यहाँ से आगे वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। तो यस, ब्रिटन वुड की तो बात हमने की है, पर ये जो ट्यूलिप मैंने आपने बताया वो हमने अभी तक हमारे दर्शकों के साथ शेयर नहीं किया है। तो थोड़ा ट्यूलिप मेनिया के बारे में बताइए। ट्यूलिप मीनिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी है एक्चुअली, और मैं आज जो चीज हो रही है उससे मैं काफी रिलेट कर पा रहा हूँ जब जब आई रेड अबाउट द टुलिप मेनिया। सो वी मेंशन के जब एम्पायर स्टार्ट राइजिंग सो देयर इज अ फेज। इस पहला फेज इज के व्हेन दे विन अ वॉर। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि लेट्स से डच वॉन अ वॉर विद समवन, और उनका एम्पायर स्टार्टेड राइजिंग, दे टुक ओवर एवरीथिंग। तो अब they will start spending on the productivity, they will start spending on their trade, they will start finding a lot of avenues कि कहाँ से पैसा आ सकता है, and they will keep on doing that।
Correct. बट जब ये फेज ओवर हो जाता है देन दे हैव एवरीथिंग, अब उनको पता नहीं है अब उनको क्या करना है, सो दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग लाइक क्रेजी। जैसे कि आज हम डिफेंस स्पेंडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं, आई कैन रिलेट दैट टू दिस थिंग कि यू डोंट Okay. नो व्हाट टू डू, यू विल डू एनीथिंग, आपने सारे एवेन्यूज कवर कर लिए, सो देन दिस टुलिप मेनिया एक्चुअली हैपेंड। टुलिप मेनिया, टुलिप इज नथिंग बट अ फ्लावर एक्चुअली, बहुत ही एक रेयर फ्लावर था। अब उस टाइम पे सो व्हेन दिस फेज कम एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ अनइक्वालिटी व्हिच हैपेंस कि पुअर्स गेट मोर पुअर और जो रिचर है दे गेट हाँ, मोर रिचर्स, राइट? okay. सो जो हम आज भी पैटर्न देख रहे हैं हाँ, करंटली यूएस, पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा राइट, एक्चुअली आज आज भी अगर हम यूएस में देखें तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ओनली 2% ऑफ द यूएस वेल्थ, तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा गैप है एक्चुअली। है। तब भी यही सेम चीज हो रही थी, और आज भी हम देखते हैं कि जो रिच है जिनके पास बहुत पैसा है दे स्पेंड लाइक क्रेजी ऑन क्रेजी थिंग्स, मतलब उनको पता नहीं है कि करना क्या है एक्चुअली ये Correct. पैसों का, सो दैट्स व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। Okay. टुलिप वाज अ वेरी रेयर फ्लावर एट दैट टाइम, और इट बिकम अ स्टेटस ऑफ अ सिंबल कि जिसके घर में टुलिप है लाइक ही इज अ वेरी वेल्दी मैन। और हाँ, मतलब you would be shocked to know कि one tulip flowers cost was equivalent to that time कि you can afford a house in Amsterdam, and not wow, just a house but a townhouse. You can buy a townhouse with a similar cost that tulip was worth at that time. my God. So this went on crazily, मतलब कि so what people did was people even started trading the tulip. So हाँ, the हाँ, paper contracts basically, जैसे कि आज हम देखते हैं कि call and put options है, so at correct. that time because it was very rare, because it had a lot of value and everyone wanted to get those tulips, so people started trading those call options, basically paper contract. लेकिन एक दिन ऐसा आया कि the prices were मतलब at a skyrocket, and one day suddenly no one wants tulip. Okay. So at that time the tulip mania happened actually. Tulip की जो prices थे it fall crazily, whatever fortunes people were thinking they are having at their home, but no more. So whoever traded the paper contracts, they lost everything actually. So Wow. so there was no demand suddenly. So currently I am seeing a similar pattern everywhere. मतलब कि you can see many fractures in the different economies. Even if we talk about the US economy, as we mentioned, कि there is a lot of debt. There is a 125% debt on their GDP, but still their markets are doing well. I don't know Yeah. what is driving the demand. Who wants the market? Even if like अगर आप कोई चीज देख रहे हो जिसकी आपको वैल्यू पता ही नहीं है लेकिन still that value is keep on rising. So I think it is a bubble. So recently I was talking with one of the fund managers. तो वो भी यही चीज बता रहे थे कि प्रार्थना लास्ट ईयर हैज बीन सो डिप्रेसिव कि हर रोज सुबह आप उठते हो और आप यही आशा के साथ उठते हो कि ना आज तो मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। पर मार्केट वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, हमने कुछ डाउन साइड ज्यादा नहीं देखी, बट एट द सेम टाइम हमने अपसाइड भी नहीं देखी, जबकि सारे न्यूज जो है वो यही चीज इंडिकेट कर रहा है। रिसेंटली भी आईएमएफ ने बोला कि उन्होंने इंडिया के लिए जो व्यू न्यूट्रल था वहां से पॉजिटिव किया। सो अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो एवरीवन इज बुलिश अबाउट द सेम, पर मार्केट कुछ और बिहेव कर रहा है। एट द सेम टाइम ये चीज हो रही है, मतलब ये ऐसी बात है कि आपके क्लास का जो टॉपर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर जो एवरेज या अंडर एवरेज स्टूडेंट है वो हर रोज सुबह या हर एक टेस्ट में कुछ कमाल करके दिखा रहा है, और टीचर्स आर वंडरिंग कि भैया इसको इतने मार्क्स कैसे आ गए। Right. सो डिप्रेसिव मार्केट्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो इंडिया का मार्केट है वो लास्ट ईयर बहुत कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया। आई अग्री विद दैट कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यूएस के मार्केट इतना अच्छा रिएक्ट कैसे कर रहे हैं जबकि वहां पर कोई भी सही नहीं चल रही, तो बबल फॉर्म हो सकता है वहां पर। अच्छा, एक आपने बताया कि यूएस का मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर साथ में गोल्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो बबल की आप बात कर रहे हैं, और ट्यूलिप और गोल्ड दोनों में अगर एक सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करें तो ट्यूलिप का भी जो यूसेज वैल्यू जो था वो नील था। मतलब क्या ही, मतलब फ्लावर का क्या ही यूसेज वैल्यू। अगर हम गोल्ड की भी बात करते हैं तो फ्रॉम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव गोल्ड डज नॉट हैव अ वैल्यू। बाकी बहुत सारी वैल्यूज है जो हम करेंगे डिस्कस, पर यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैल्यू गोल्ड का नहीं होता, जस्ट द वे यू से ट्यूलिप का भी नहीं था। तो इज देयर अ सिमिलैरिटी बिटवीन द राइज ऑफ ट्यूलिप एंड द राइज ऑफ गोल्ड? I don't think so. मतलब कि ओके। tulip was just temporary कि कुछ साल आपने you saw an rise in demand, but gold is with us since centuries actually.
ओके। मतलब गोल्ड इज द रियल ट्रूथ आई बिलीव कि मतलब कि कैपिटल विदाउट अ कोलैटरल इज जस्ट एन इल्यूजन कि वॉट एवर लाइक द ब्रिटन वुड एग्रीमेंट वी आर टॉकिंग जहाँ पे गोल्ड को हमने डीलिंक कर दिया बट दैट वाज एक्चुअली एन इल्यूजन करंटली वी आर जस्ट प्रिंटिंग मनी हुँ, और उसके बैकअप में क्या है वी डोंट हैव एनीथिंग एंड व्हेनेवर दिस हैपेंस यू नो पीपल कम बैक टू द रियल ट्रूथ रियल वैल्यू एंड व्हाट इज द रियल वैल्यू हुँ, दैट इज अ गोल्ड everyone accepts gold मतलब कि tulip was just you know the Dutch illusion कि ओके। you know कि this is a value this is a symbol of wealth but gold is something which everyone is believing and everyone is believing since decades and even centuries so करेक्ट, I think कि gold is the real truth ultimate value that everyone have so ओके। I don't think the tulips rally and the gold's rally is a very similar इट इज़ नॉट not सिमिलर, similar इट इज़ नॉट। तो जब ऑलरेडी हमने देखा कि 1 साल में मोर देन 50-60% रिटर्न्स गोल्ड ने दिखाया और धनतेरस को जब सबसे ज़्यादा लोग गोल्ड पर श्रद्धा रखते हैं, तो वहीं पर कहीं हमने देखा कि अरे यार! ये गोल्ड कुछ डगमगाना शुरू किया है धनतेरस। तो इज़ दिस द एंड ऑफ द बुल साइकिल ऑफ द गोल्ड या फिर ये साइकिल अभी जस्ट शुरू हुई है और अभी इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली। So again, I'll come to the point that I discussed a few minutes back. Okay, we cannot compare gold with the last 15-20 years of ओके, performance. मतलब we will have to see a long history. We will have to see that rhythm actually. हाँ, तब हमको पता चलेगा कि हम कौन से फेज में है गोल्ड ठीक का है, फेज इज नॉट 5 10 15 years का फेज ओके, गोल्ड का फेज इज लाइक सेंचुरी सो दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग राइट कि मतलब कि अभी जो फेज आना शुरू हुआ है हुँ, गोल्ड गोल्ड को क्या फ्यूल करता है दैट इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस और अभी वो कॉन्फिडेंस हमारा जो इंस्टीट्यूशंस पे था जो सिस्टम पे था जो कंट्रीज का कॉन्फिडेंस यूएस के ऊपर था वट एवर हैपेंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वहां से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस निकलना शुरू हो गया है एंड करेक्ट, वी हैव सॉ दैट तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है तो वो कॉन्फिडेंस जो रियल वैल्यू थी द गोल्ड वहां पे वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर होना शुरू हो गया है और आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग कि अभी तो हम बहुत ही स्टार्टिंग वाले फेज में है अगर आज से 5 6 साल पहले मैं ये चीज किसी को बोलता कि यू नो यूएस डॉलर्स कैन बी गेट रिप्लेस विद समथिंग एल्स तो कोई बिलीव नहीं करता बट टुडे एवरीवन इज सीइंग आज हमारे पास काफी सारे रीजंस है वी स्पोक अबाउट द डेट लेवल्स कि मतलब कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको भी पता है कि यूएस कितना सारा डिफेंस के ऊपर स्पेंड करता है जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दे आर स्पेंडिंग मैसिव बट अगर मैं आपको कहूँ कि आज जो जो यूएस है वो अपने डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है दैट इज मोर देन द डिफेंस स्पेंडिंग मतलब कि हुँ, डिफेंस के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ रहे हैं एब्सोल्यूटली, सो और ये रोज ना रोज बढ़ रहा है मतलब एक दे आर पेइंग 1 ट्रिलियन ऑन एवरी 100 डेज तो मतलब कि ये बबल कहीं ना कहीं क्रिएट होना शुरू हो गया है और हुँ, अब वो लोग क्या करेंगे तो दे विल स्टार्ट प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट इज नॉट द you know the सॉल्यूशन, solution right so I think the situation is going to get more worse from here मतलब कि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि सिचुएशन यहाँ से कुछ बढ़ने वाली है और इसको सपोर्टिंग में हम देख रहे हैं कि जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स है दे आल्सो स्टार्टेड बाइंग गोल्ड मतलब कि दे हैव ऑलरेडी सेंस्ड समथिंग राइट कि मतलब उनको करेक्ट, ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता चल गया है why there's no confidence in dollar जब सालों से वी आर ट्रेडिंग इन डॉलर वी आर होल्डिंग द आर फॉरेक्स रिजर्व इन डॉलर तो अब क्यों हम गोल्ड लेना शुरू कर रहे हैं तो करेक्ट, देर इज समथिंग एक्चुअली विच इज हैपनिंग एंड विच एवरीवन नोज कि दिस इज हैपनिंग so I think the rally which we saw in the last few years was just the beginning phase और ओके, this is going to continue सब लोग कहीं ना कहीं अपने रिजर्व्स डाइल्यूट कर रहे हैं we saw कि what happened in 2023 when Russia got into the war with Ukraine उनका करेक्ट, सारा फॉरेक्स रिजर्व which was in US dollar they got froze तो अगर समझो कल कल को चाइना इज नॉट रेडी टू यू नो डू अ ट्रेड विद रशिया सॉरी ट्रेड विद यूएस सो क्या पता चाइना की भी फॉरेक्स रिजर्व कल यूएस बैन कर दे या फिर फ्रोज कर दे तो फिर चाइना क्या करेगा सो एवरीवन इज स्टार्टिंग गेटिंग अ सेंस कि यू नो व्हाट रॉन्ग यूएस कैन डू टू आवर कंट्री फॉर देयर ओन मीन वो प्रॉब्लम में है तो वो अपने प्रॉब्लम में से निकलने के लिए दे कैन डू एनीथिंग और वो तो हमेशा यूएस के लिए सभी लोग कहते हैं कि ये ना ही किसी का दोस्त हो सकता है, ना ही किसी का मतलब दुश्मन तो हो ही सकता है, पर दोस्त तो आप एक्सपेक्ट मत ही करो। राइट तो ये तो सभी लोग पहले से बता रहे हैं। आपने चाइना का ज़िक्र किया और गोल्ड की ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए शायद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है या फिर सबसे ज़्यादा कंज़म्पशन इंडिया गोल्ड का कर रहा है, तो
इंडिया सेकंड रैंक पर आता है। इंडिया से ज़्यादा गोल्ड का कंजम्पशन चाइना करता है एंड चाइना की ऑलरेडी ध्रुव ने अभी बात की और हम एम्पायर्स फॉल की बात कर रहे हैं। तो ये जो फॉल होकर जो नेक्स्ट शिफ्ट लग रहा है वो आपको नेक्स्ट शिफ्ट कहाँ पर लग रहा है? वुड यू बेट ऑन चाइना और वुड यू बेट ऑन ब्रिक्स इन कंसोलिडेशन? सो एज आई सेड के नेक्स्ट लीडर कौन होगा? सो लीडर इज समवन हु हैज एवरीथिंग। आपके पास सारी चीजें हैं तभी यू कैन बिकम अ लीडर। सो नेक्स्ट लीडर वही होगा जिसके पास सब कुछ है। दे हैव एवरीथिंग टू ट्रेड विद अदर इकोनॉमीज। दे आर लीडिंग इन इनोवेशन। और करंटली तो मैं सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही देख रहा हूँ कि यू नो दे आर लीडिंग इन एवरीथिंग। ओके। आज आपको कोई भी चीज चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, एवरीथिंग चाइना है। सबका सेकंड ऑप्शन इज चाइना। सो आई सी के देयर इज नो वन टू compete। इवन आज यूएस भी चाइना के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। लाइक वी हैव स्पोकन अबाउट द chaos। कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे, यू नो द यूएस विल इम्प्लाई 200% टैरिफ ऑन चाइना। हाँ। और अभी थोड़े दिन पहले यूएस बोल रहा है नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोज एनी टैरिफ ऑन द चाइना। तो मतलब कि ये क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब कि इवन यूएस वांट्स चाइना टू ट्रेड विद देम। सो आई थिंक अभी के लिए तो देयर इज अ नो ऑप्शन। But there is only one leader who is leading this game, who is a China. So yes. Okay. What about I Love My India? So India story is very strong, I would say. Last one decade में whatever development which has happened was very मतलब very strong. So there is no country, अगर आज हम बात करें, so there is no other country which is in competition with India if we talk about the growth. And India is at the center of everything। मतलब कि आज हमारे रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छे हैं। आज हमारे रिलेशन रशिया के साथ भी अच्छे हैं। इवन वी आर डूइंग गुड विद द मिडल ईस्ट। तो सबके साथ इंडियाज रिलेशन इज वेरी गुड। वी आर एट द सेंटर ऑफ द पीस। और नेक्स्ट जो भी आने वाले साल है, आने वाले डिकेड्स, आने वाली सेंचुरी, दे डोंट वांट कि वॉर हो या कुछ हो। दे वांट पीस। दे सी एवरीथिंग इक्विलिब्रियम। तो आई थिंक इंडिया इज एट द सेंटर, बट there is a lot that India needs to do। कि मतलब कि 6-7% GDP growth is just because of our population। हमारा पॉपुलेशन इज 140-150 करोड़। तो मतलब कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वी कैन ग्रो एट 6-7% जीडीपी। बट वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम स्ट्रॉन्ग लॉज टू यू नो टू टेक दिस ग्रोथ टू द 10-12% जीडीपी विच चाइना हैज डन वेरी वेल। सो हमको बहुत सारे स्टेप्स लेने जरूरी है। बट बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कहीं ना कहीं हम उस रीजन से भी कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ अपोज to whatever new thing that current government is trying to do। but whatever they have done in the last 10 years was very fantastic। so I think कि अगर हम ऐसा ही करते रहे या फिर और अच्छे से करेंगे तो we can be the leading country in the next few। ओके। सो पॉपुलेशन जैसे आपने बताया कि हमारा स्ट्रेंथ है और उसके साथ आपने ये भी कहीं कहीं हिंट किया कि क्योंकि ये पॉपुलेशन है वो फॉर भी काम कर सकता है, अगेंस्ट भी काम कर सकता है, दोनों साइड काम कर सकता है। डू यू ऑल्सो बिलीव दैट वी नीड मोर ऑफ जोहोस ऑफ द वर्ल्ड टू सी इंडिया ये जो 6-7% से निकलकर अगर हमें 10-12% के ग्रोथ पर जाना है तो वी नीड मोर जोहोस ऑफ द वर्ल्ड? So I think whatever happened in the last few years, जो tariff wars हमने देखे, was an eye opener for many countries including India। सबको पता चल गया कि you cannot survive on foreign countries। ऐसा नहीं है कि आप आउटसोर्सिंग करते जाओगे और you will print a lot of money। You need something of your own। कब तक हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे? आज इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एक्चुअली, तो हम सब कुछ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। सारी कंपनीज ऑफ यूएस आर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस। दे सी अ लॉट ऑफ बिजनेस इन इंडिया और दे आर स्पेंडिंग हेवीली। अभी हमने Yes. डेटा सेंटर्स की भी अगर हम बात करें, सो ऑल द कंपनीज, गूगल का हमने देखा कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द तेलंगाना। सो मतलब कि अगर दूसरी कंट्रीज की कंपनीज आर सीइंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इंडिया, देन व्हाई नॉट आवर्स? मतलब क्यों नहीं हम ये अपॉर्चुनिटी को लेके आगे जा सकते हैं? सो मेक इन इंडिया वाज एन वेरी फैंटास्टिक मूवमेंट आई वुड से। लेकिन हमको ऐसे कहीं और इनिशिएटिव्स चाहिए, कहीं और जोहो जैसी कंपनी चाहिए। आई सी अ बिग ग्रूम, मतलब कि देयर इज अ वेरी बिग रूम अवेलेबल के जोहो जैसी और हजारों लाखों कंपनी इंडिया में आ सकती है। दे कैन डू वेरी वेल। अगर हमको जो 6-7% जीडीपी ग्रोथ वी आर टॉकिंग, इफ यू वांट टू टेक इट टू द 10-12%, तो हमको ये इनिशिएटिव लेने की बहुत ही ज़रूरत है। जो व्हाटएवर ब्रेन ड्रेन वी आर सीइंग के बहुत सारे यंग माइंड्स, आज अगर हम देखें तो
अगर बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ के who are the leaders? They are the Indians actually. So why not they are building something in our own country? अगर हमको ये 10-12% तक लेके जाना है, so then we will have to stop everything and we will have to take bold decisions, bold initiative. जैसे आपने एक इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया कि जहाँ पर हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग पर भी इंडिया का जो फ़ोकस है वो बहुत ज़्यादा है एंड चाइना जो आपने सुपर पावर की बात की, तो चाइना हैज़ ऑल्सो बिकम सो डोमिनेंट बिकॉज़ ऑफ देयर फ़ोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड वी आर एबल टू सी कि यस इंडिया का भी ये फ़ोकस है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं और मॉडर्न एरा की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारी जगह पर सिल्वर की यूटिलिटी या सिल्वर की वैल्यू देख पा रहे हैं। Right. तो सिल्वर के लिए आपका क्या व्यू है? क्योंकि जैसे गोल्ड में हमने बहुत बड़ा रैली देखा तो सिल्वर भी कहीं पीछे छूटा हुआ नहीं है। वो भी इतना ही अभी कम्पीट कर रहा है गोल्ड से। तो सिल्वर के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ So silver, I believe, is a metal of new age. कि आजकल जो भी नई टेक्नोलॉजी यू आर सीइंग, वहाँ पे सब